हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 40 साइंस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और साथ में हम प्रश्नों का डिटेल भी जानेंगे। और ये पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, वसा विलेय होते हैं, यानी कि वसा किसमें घुलनशील होते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड में वसा विलेय होते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। देखिए, वसा हो गया, तेल हो गया या घी तथा मोम, ये सभी जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुलनशील या विलेय होते हैं। जबकि कपूर और चमड़ा ये सब किसमें? तो ये सब एल्कोहल में घुलनशील होते हैं। एल्कोहल में कौन कौन? कपूर, चमड़ा, ये सब एल्कोहल में। बाकी तेल, वसा, घी तथा मोम जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड में विलेय होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, एस्प्रीन बनाई जाती है। तो एस्प्रीन किससे बनाई जाती है? ये बनाया जाता है थैलिक एसिड से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? थैलिक अम्ल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सबसे भारी धातु है। तो सबसे भारी धातु कौन सा है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ओस्मियम सबसे भारी धातु है। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 76 होता है। और इसका परमाणु भार जो है 190 होता है। और यह सबसे भारी धातु है। तो सबसे हल्का धातु कौन सा है? तो सबसे हल्का धातु है लिथियम। यह सबसे हल्का धातु है। साथ ही साथ सबसे कम घनत्व वाला ठोस पदार्थ भी है। क्या? लिथियम। सबसे कम घनत्व वाला ठोस पदार्थ है लिथियम। अगला प्रश्न है, स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता हैं। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता कौन है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। देखिए, इनका पूरा नाम जो है सेलमैन वैक्समैन है। सेलमैन वैक्समैन इनका पूरा नाम है। ये स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता हैं। और यह क्या है स्ट्रेप्टोमाइसिन? तो यह एक एंटीबायोटिक है जो मिट्टी में रहने वाले जीवाणुओं द्वारा बनाया गया है। और यह किस में यूज होता है? तो यह तपेदिक में यूज होता है। यह तपेदिक का पहला और प्रभावी उपचार है। क्या? स्ट्रेप्टोमाइसिन। बाकी नाम देख लेते हैं। बाकी नाम में है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था? तो इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? तो इन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। तो चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने। अगला प्रश्न देखेंगे, जल का शुद्धिकरण। जल का शुद्धिकरण किया जाता है। तो जल का शुद्धिकरण किससे किया जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरीन द्वारा। सही आंसर होगा, जल का शुद्धिकरण क्लोरीन द्वारा किया जाता है। और क्लोरीन द्वारा जो जल का शुद्धिकरण किया जाता है उसको क्या कहते हैं? क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण कहा जाता है। सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व है, यानी कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? ये सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। फ्लोरीन के बाद क्लोरीन। अगर इसको हम घटता क्रम में बनाएंगे तो फ्लोरीन के बाद हो जाएगा क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। इस तरह से ये सीरीज चलेगा। और ये सभी जो है समूह 17 से संबंधित है ये सभी नाम। और सबसे कम विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो ये है सीजियम। सीजियम सबसे कम विद्युत ऋणात्मक तत्व है। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है। तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो ये पुणे में स्थित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पुणे में। अगला प्रश्न है, फ्रीऑन का रासायनिक नाम है। फ्रीऑन जिसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन या डाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। डाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि कहाँ रहता है? रेफ्रिजरेटर में रहता है। इसका फॉर्मूला क्या है? तो CF2Cl2 इसका फॉर्मूला है। और यह एक रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील गैस, यानी कि गैर ज्वलनशील। यह एक रंगहीन, गंधहीन और गैर ज्वलनशील, यानी कि यह जलता नहीं है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। अगला प्रश्न है, टेफनॉल किसका बहुलक है? तो टेफनॉल किसका बहुलक है? तो यह है टेट्राफ्लोरोएथीन का। टेफनॉल किसका बहुलक है? तो टेट्राफ्लोरोएथीन का बहुलक है। अगला प्रश्न देखेंगे, संश्लेषित रेशा है। तो इनमें से कौन है जो कि संश्लेषित यानी कि मानव निर्मित रेशा? तो कौन सा है? रेयान। सही आंसर हो जाएगा रेयॉन। इसके अलावा नायलॉन हो गया, टेरिलीन हो गया, डेक्रोन, ये सभी क्या है? संश्लेषित रेशा, यानी कि मानव निर्मित रेशे हैं ये सभी। कौन कौन? रेयान,
नाइलॉन, टेरिलीन या डेक्रोन, ये सभी। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो यह है हाइड्रोजन। देखिए, कांच पर लिखने के लिए ना हाइड्रोजन फ्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसका उपयोग किया जाता है। तो सही आंसर इसमें से ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग किया जाता है। और इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो HF हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? तो समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? तो ये तैयार किया जाता है वाष्पीकरण। इसमें क्या होता है कि समुद्र का जल को वाष्पीकृत किया जाता है, तो जो है नमक जो है नीचे बैठ जाता है क्रिस्टल के रूप में। बाकी देखेंगे ऊर्ध्वपातन क्या है? तो ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? किसी ठोस को गर्म करने पर वह सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, उसी को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातक कहा जाता है। जैसे कि कपूर, इसका उदाहरण क्या है? कपूर है। क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलीकरण किसे कहते हैं? तो किसी संतृप्त विलयन को क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस प्राप्त करने के लिए करते हैं, उसी को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? आसान क्वेश्चन है लेकिन बार बार पूछा जाता है। तो हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन पर। हाइड्रोजन बम जो है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया सिद्धांत पर आधारित होता है। वहीं परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित होता है। परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित होता है? वही क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है। तो परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, रडार के आविष्कारक कौन है? तो रडार का आविष्कारक कौन है? तो यह है रॉबर्ट वाटसन वाट। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, रॉबर्ट वाटसन वाट। बाकी नाम देखेंगे, फ्रैंक व्हिटल, इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने जेट इंजन की खोज की थी। लैंड स्टीनर या कार्ल लैंड स्टीनर इसके नाम से ये जाना जाता है, इन्होंने रक्त समूहों की खोज की थी। मार्कोनी, मैंने पहले भी बताया है कि बेतार कतार संचार प्रणाली की खोज किसने की थी? तो मार्कोनी ने। न्यूट्रिनो की खोज किसने की? तो न्यूट्रिनो की खोज किसने की है? तो ये किया है पाउली ने। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पाउली ने। रदरफोर्ड ने क्या किया है? तो परमाणु के नाभिक की खोज की है। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की है। और एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की है। आवर्त के नियम की खोज किसने की? तो आवर्त के नियम की खोज किसने किया है? तो ये किया है मेंडलीफ ने। सही आंसर क्या हो जाएगा? मेंडलीफ ने। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने किया है? तो ये किया है मोसले ने। मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किया है। अगला प्रश्न है, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? तो प्रथम नाभिकीय रिएक्टर जो है किसके निर्देशन में बनाया गया था? तो यह है एनरिको फर्मी। सही आंसर हो जाएगा, एनरिको फर्मी ने शिकागो पाइल 1 के नाम से इसको बनाया था। और भारत का पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन है? ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। तो वह है अप्सरा। अप्सरा भारत का पहला नाभिकीय रिएक्टर है। अगला प्रश्न है, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम हाइड्रोजन बम 1952 ईस्वी में बनाया गया था। और किसने बनाया था? एडवर्ड टेलर ने। इसलिए उन्हें हाइड्रोजन बम के जनक के रूप में जाना जाता है। किसको? एडवर्ड टेलर को। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? तो प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? तो सही हो जाएगा धन आवेश युक्त। धन आवेश युक्त हो जाएगा प्रोटॉन, जो कि धन आवेश युक्त है, यानी कि धनात्मक कह सकते हैं, जो कि परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन के साथ पाया जाता है। तो और न्यूट्रॉन कैसा आवेश युक्त है? तो न्यूट्रॉन जो है आवेशहीन होता है। न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। वहीं इलेक्ट्रॉन जो है क्या हो जाएगा? ऋण आवेश युक्त हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? प्रोटॉन हो जाएगा धन आवेश, इसके अलावा न्यूट्रॉन हो जाएगा आवेशहीन और इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ऋण आवेश युक्त। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है ऋण आवेश युक्त है। और इसकी खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने किया था इलेक्ट्रॉन की खोज।
न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है, वही सब क्वेश्चन है। तो न्यूट्रॉन जो है आवेशहीन कण है। सही आंसर क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन आवेशहीन कण है। और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, तो जेम्स चैडविक ने। सही आंसर क्या हो जाएगा, जेम्स चैडविक। अगला प्रश्न है परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। परमाणु बम का आविष्कार किया था, सही आंसर हो जाएगा ऑटो हॉर्न ने। सही आंसर होगा इसका ऑटो हॉर्न ने। वैसे ऑप्शन में जो है कभी कभी आपको क्या मिलेगा, अमेरिकी वैज्ञानिक का एक नाम मिलेगा, जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर भी कभी कभी ऑप्शन में रहता है, तो जिन्हें कि क्या कहते हैं, परमाणु बम का जनक भी कहा जाता है। तो ये सभी नाम है, हो सकता है ग्रुप में ये लोग रहे होंगे। तो बहुत बार ऑप्शन में ऑटो हॉर्न रहता है और ऑप्शन में जूलियस रॉबर्ट भी रहता है। प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था, तो प्रथम परमाणु बम जो बनाया गया था वो बनाया गया था 1945 ईस्वी में। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इधर आसान क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो प्रोटॉन की खोज किसने किया था, तो गोल्डस्टीन ने किया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, गोल्डस्टीन। अगला प्रश्न है वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सही आंसर क्या हो जाएगा, वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेस्टस। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस या थियोफ्रेटस लिखा हुआ मिलता है। इसके अलावा अरस्तु नाम जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, एरिस्टोटल कहते हैं। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। साथ ही साथ जंतु विज्ञान का पिता भी किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को ही कहा जाता है। कार्लोस लिनियस, ये नाम भी महत्वपूर्ण है। इन्होंने क्या किया था, तो प्रजातियों के नामकरण इन्हीं ने शुरुआत किया था। प्रजातियों का नामकरण का शुरुआत किसने किया था, तो कार्लोस लिनियस ने। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, वर्गीकरण का पिता या वर्गीकरण का जनक कहा जाता है कार्लोस लिनियस को। तो ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है, आसान क्वेश्चन है। तो पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है, तो ये पत्ती करता है। सही आंसर होगा पत्ती। थोड़ा बहुत जड़ भी करता है या तने भी करते हैं। अगला प्रश्न है सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है। तो ये सब आसान क्वेश्चन है। सिनकोना पौधे के किस भाग से यानी कि कुनैन प्राप्त किया जाता है, तो ये प्राप्त किया जाता है तने की छाल से। उसका तने का छाल से क्या प्राप्त किया जाता है, कुनैन प्राप्त किया जाता है। और यह कुनैन जो है औषधि है, जो कि मलेरिया बुखार का कारगर औषधि है, यानी कि यह मलेरिया बुखार में बहुत ही उपयोगी है यह कुनैन। अगला प्रश्न है फर्न पौधा किससे संबंधित है। तो फर्न पौधा किससे संबंधित है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, टेरिडोफाइटा से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेरिडोफाइटा से। टेरिडोफाइटा किसे कहते हैं, तो वैसे पौधे जो बीजाणुओं से, वैसे पौधे जो बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करते हैं उसको क्या कहते हैं, टेरिडोफाइटा कहते हैं। ये बीजाणु से क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं, ना कि बीजों से। बीजाणुओं से करते हैं, ना कि बीजों से। थार मरुस्थल की हरियाली बनती है, तो थार मरुस्थल की हरियाली किससे बनती है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मरुद्भिद से। तो सही आंसर हो जाएगा मरुद्भिद से। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। वैसे पौधे जो शुष्क स्थानों में उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मरुद्भिद कहते हैं। इंग्लिश में जेरोफाइट भी लिखा हुआ मिलता है। मरुस्थलों में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, और ऑप्शन में रहेगा जेरोफाइट्स। तो आपको ध्यान देना है, मरुद्भिद या जेरोफाइट्स लिखा हुआ मिलेगा आपको। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण तेज होता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण किस में सबसे तेज और सबसे ज़्यादा होता है, तो यह लाल रंग के प्रकाश में सबसे तेज होता है। यह लाल रंग के प्रकाश में सबसे तेज होता है। इसके अलावा लाल के बाद बैंगनी रंग में यह सबसे तेज होता है। क्यों होता है, क्योंकि यह दोनों को रंगों को जो है क्लोरोफिल क्या करता है, अवशेषित कर लेता है। लाल रंग को और बैंगनी रंग को क्लोरोफिल क्या करता है, अवशेषित कर लेता है। तो सबसे कम किस में होगा, तो हरा रंग में होगा। क्यों होगा हरा रंग में, क्योंकि इस हरा रंग को क्लोरोफिल क्या करता है, पूरी तरह से परावर्तित कर देता है। अगला प्रश्न है एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है।
तो एक पेड़ की आयु का अनुमान कैसे लगाया जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तने के बने हुए वलयों को गिनकर, यानी कि तना पे जो रिंग बनता है उसी को गिनकर पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन मिलता है वह उसका स्रोत क्या है? तो उसका स्रोत क्या हो जाएगा? उसका स्रोत जल से ही वो ऑक्सीजन प्राप्त होता है। प्रकाश संश्लेषण में जल का प्रकाश अपघटन होता है, वही ऑक्सीजन का स्रोत है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयोग किया जाता है और ऑक्सीजन गैस पौधे छोड़ते हैं। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। हरे फलों या कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो यह है एसिटिलीन गैस। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एसिटिलीन गैस। इसे एथिलीन गैस भी कहा जाता है, याद रखिएगा। एथिलीन कहीं पर मिल जाएगा आपको, एथिलीन गैस, इसे एथिलीन गैस भी कहा जाता है। बहुत बार ऑप्शन में कैल्शियम कार्बाइड लिखा हुआ रहता है। कैल्शियम कार्बाइड का भी उपयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए, क्योंकि कैल्शियम कार्बाइड क्या करता है? जब नमी के संपर्क में आता है तो वह भी क्या करता है? एसिटिलीन गैस या एथिलीन गैस उसे कहते हैं, वही छोड़ता है, यानी कि गैस उत्पन्न करता है। कैल्शियम कार्बाइड भी उसी गैस को, एसिटिलीन गैस को ही उत्पन्न करता है, जिससे फलों को पकने में मदद मिलता है। अगला प्रश्न है, पत्तियों का हरा रंग होता है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है। तो आसान क्वेश्चन है। पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल। अगला प्रश्न है, पत्तियों के छिद्र जिनके द्वारा जल द्रव के रूप में कभी कभी बाहर निकलता है उन्हें कहते हैं। तो पत्तियों में एक छिद्र होता है जिसके द्वारा कभी कभी जल जो है बाहर निकलता है, द्रव के रूप में कभी कभी जल जो है उसमें बाहर निकलता है। उसे क्या कहते हैं? उसे जलरंध्र कहते हैं। जलरंध्र, इंग्लिश में हाइडेथॉट कहते हैं, हाइडेथॉट, जलरंध्र। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा जल द्रव के रूप में कब बाहर निकलता है? जब वाष्पोत्सर्जन कम होता है और जल का अवशोषण अधिक हो जाता है। ऐसे समय में क्या होता है? पत्तियों के इस जलरंध्र से जल बाहर निकलता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।